जय हिंद। देखिए हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का ये जो है पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दी थी। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो इसका बना रहे हैं और ये जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि इवन इफ वी वांट टू द कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, यानी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है मेरे दोस्त, ये आप समझिएगा कि यदि आप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा वैरायटी का क्या है यहाँ पर फॉरेस्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैरायटी के पेड़ पौधे हैं, जानवर है, भांति भांति के, है ना, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। तो यदि अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हम इस चीज को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे वास्ट फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को, तो ये सिंपल सी बात है कि इसको करना आसान नहीं है। ये बात समझ रहे हैं, इट इज द रेदर द डिफिकल्ट, ये बहुत ही ज्यादा कठिन काम है मैनेज कर पाना, कंट्रोल कर पाना और इसको रेगुलेट कर पाना। बात समझ पा रहे हैं। अब इस चीज इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाते हैं कि बोलता है कि मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर टू द आइदर ऑन बाय टू द मैनेज बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया यहाँ पर कि आप जैसा कि जानते हैं कि ये चीज को कर पाना, मतलब इस चीज को कंजर्व करना आसान काम नहीं है। और इसके लिए सर, ये इसके लिए क्या किया गया है, ये सरकार के जिम्मे छोड़ दिया गया है कि सरकार आप देखिए इस चीज को कंजर्व करने का। क्योंकि मैं आपको बोलूं कि आप देखिए इस पेड़ को नहीं काटिए या जानवर को नहीं मारिए तो हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को मतलब ऑन करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम करती है। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना के रखी है। सीधा समझ रहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना के रखी है और उसके रिगार्डिंग जो है ये मतलब इस चीज को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट है, ये मैंने पहले ही बताया, दिस आर टू द क्लासिफाई अंडर टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब इस चीज को समझिएगा कि इस चीज को भी गवर्नमेंट, सरकार कैसे मैनेज करती है इस चीज को, ठीक है, कंजर्व करने के लिए कैसे काम करती है। देखिए इस चीज को तीन क्लास में बांटा गया है। एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा है अनक्लास फॉरेस्ट। आप यहाँ पर देख पाते हैं, लेकिन इसको हम लोग इस स्लाइड से पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। मैं आपके लिए यहाँ पर स्लाइड बनाया था, तो इस चीज को यहाँ से पढ़िए। आप देखिए यहाँ पर आपके, यदि आपको दिख पा रहा होगा ये चीज, आप देखिए रिजर्व फॉरेस्ट, आई होप आपको ये चीज दिख पा रहा होगा। देखिए रिजर्व फॉरेस्ट को आप कैसे समझेंगे, आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझिए। यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट, देखिए यदि आप देखेंगे रिजर्व फॉरेस्ट में, तो यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर पे हमने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि इसको ऑन कौन करते हैं, मतलब इसको, मतलब इस किसके कंट्रोल में होते हैं, तो आप बोलेंगे ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले ही बोल दिया है कि रिजर्व, रिजर्व मतलब होता है कि भैया इसको आप रिजर्व करके छोड़ दीजिए। क्यों, यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि बोलता है यहाँ पर कि एक नंबर पे कि ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड, यहाँ पर मानव की कोई भी गतिविधियां यहाँ पर अलाउड नहीं होती है। बात समझ रहे, जैसे वहां पर हंटिंग करना या फिर जाके लकड़ी चुनना, है ना, या फिर घूमने के लिए जाना, नहीं, कुछ भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि रिजर्व फॉरेस्ट में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होते हैं भाई साहब, कुछ भी अलाउड नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ही घने जंगल होते हैं और जो जानवर होते हैं, ठीक है, उसको इस जंगल में छोड़ दिया जाता है रिजर्व फॉरेस्ट में कि भैया आप जाइए, घूमिए फिरिए, आराम से रहिए, क्योंकि कोई भी इंसान इस एरिया में नहीं आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर पूरा तरह से सरकार इसको बैन कर देती है ताकि वो आगे बढ़ पाए, वो जानवर जो है उसकी बहुत अच्छे से रिप्रोडक्शन हो पाए, उसको कोई छेड़छाड़ ना करे। तो ये चीज याद रखें। दूसरा नंबर पे बोलता है कि कंसीडर एट टू द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वाले सामान, मतलब इंपॉर्टेंट वाली चीज यहाँ पर होते हैं और बहुत ही घने होते हैं। तो ये याद रहेगा। लोकेशन आपसे पूछेगा कि यहाँ है, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर है, वेस्ट बंगाल है और ये महाराष्ट्र का वाला एरिया है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि रिजर्व फॉरेस्ट मतलब क्या चीज यहाँ पर बताना चाह। दूसरा पे आप देखेंगे तो यहाँ पर, हाँ, एक चीज मैं और आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए, अच्छा ये मैं आगे ही बता देता हूँ। चलो आप यहाँ पर देखिए, एक दूसरा नंबर पे क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, ये मेरे भाई आप समझिए कि यहाँ पर क्या बोला जाता है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है। देखिए इसको भी हमने बताया कि ये भी क्या है, इसको भी मैनेज करने का कौन काम कर रहा है मेरे भाई, गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये उतने घने जंगल नहीं होते हैं जितना रिजर्व फॉरेस्ट थे, ये इतने घने जंगल नहीं होते, इसके अपेक्षा थोड़ा सा कम घने जंगल होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है, थोड़ा सा छूट क्या दिया गया है कि जो लोकल पीपल्स होते हैं ना, मतलब जहां जंगल है, जंगल के आसपास में रहने वाले जो कुछ लोग होते हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है, थोड़ा सा छूट दे दिया जाता है कि ठीक है, आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पर जाके क्या कीजिए, आप लोकल पीपल्स आर अलाउड टू द कलेक्ट फ्यूल्स,
मतलब लोकल लोग जो होते हैं ना वहाँ पर, उन लोगों को थोड़ा सा छूट दिया जाता है कि आप जाइए लकड़ी चुनिए वहाँ पर, है ना, कुछ गाय बकरी आप लेके जाके वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो उतने घले नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ताकि उनका जीवन यापन चल पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जंगल पे बहुत सारे जो ट्राइब्स लोग होते हैं उनका जीवन यापन उसी पे चलता है, ठीक है। दूसरा पे आप देखिए यहाँ पर क्या बोला जाए कि दिस आर फाउंड द लार्ज स्केल, और बोला गया है जैसा कि ये बहुत ही लार्ज स्केल पे पाया जाता है, 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इंडिया इज द कवर्ड विद टू द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, 1/3 हिस्सा को ये जो है किसमें मतलब किस कैटेगरी में दिया गया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई परमानेंट फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट, तो ये याद रखिएगा परमानेंट फॉरेस्ट मतलब होता है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है ना, लिखा भी है यहाँ पर, रिजर्व प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज इक्वल टू क्या है, देखिए तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये परमानेंट फॉरेस्ट बनेगा। ये आगे चलकर एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, ये चीज हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक लास्ट नंबर पे आता है अनक्लास फॉरेस्ट। देखिए भाई साहब, ये अनक्लास फॉरेस्ट क्या होता है, देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे आपका भी खेत होगा, वहां पर भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे, है ना, तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे, तो वो भी क्या है, एक तरह से क्या है कि वो जंगल ही है, लेकिन उस जंगल पे क्या है, आप देखिएगा कि इसको मैनेज करने का काम कौन करता है सर, इसको मैनेज करने का जो है ना वो काम, इसको मैनेज करने का काम करता है प्राइवेट भी आदमी और गवर्नमेंट एजेंसी भी काम करता है। प्राइवेट आदमी मतलब आप हम समझ रहे हैं, जिस मेरे खेत है, तो मेरे खेत में भी वहां पर क्या होगा, पेड़ पौधा होगा, जंगल झाड़ी होगा, तो ये सब चीज क्लियर है। यहाँ पर एक नंबर पे यहाँ क्या बोलता है कि ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, ऑफकोर्स यहाँ पर सारे एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउ होते हैं कि आप इंसान जाइए आराम से घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू द वेस्टलैंड, और इसमें वेस्टलैंड भी आते हैं। सर लोकेशन की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है और पार्ट्स ऑफ गुजरात आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमने इतना चीज बता दिया। एक बार चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देख भी लेते हैं कि क्या यहाँ पर हम लोग जो पढ़े हैं वो इस किताब में ऐसा दिया है या नहीं दिया, ठीक है। देख लीजिए, आपको आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट है ना, अब देख लीजिए रिजर्व फॉरेस्ट को यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत अच्छे से देख लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में देखिए यहाँ पर बोलता है कि मोर देन द हाफ ऑफ टू द टोटल फॉरेस्ट, हाफ दिख रहा है, हाफ ऑफ मतलब आधे से ज्यादा हिस्सा को तो क्या कर दिया गया है मेरे भाई, रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया गया, आधे से ज्यादा हिस्सा को, ठीक है, समझ रहे हैं। और ये क्या होता है कि ये मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं, ये चीज हमने आपको बता दिया। यहाँ पर जो होता है आपको इंसान का गतिविधि यहाँ पर रोक लगा होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 1/3 वाले हिस्सा पे टोटल फॉरेस्ट एरिया पे होता है, ठीक है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होता है कि इसके लिए ये चीज हमने बता दिया कि ये डिक्लेयर करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिस इज फॉरेस्ट लैंड एंड टू द आर टू द प्रोटेक्टेड बाय टू द फर्दर डिप्लेशन, ये सभी सारा चीज बता दिया। अनक्लास फॉरेस्ट क्या होता है इसको हमने बता दिया कि ये अनक्लास को मैनेज करने का काम गवर्नमेंट का भी होता है और एक प्राइवेट या फिर इंडिविजुअल्स का भी काम होता है। तो ये यहाँ तक हमने आपको बता दिया, यहाँ तक में कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये चीज हमने आपको अभी भी यही चीज स्लाइड में हम बताए थे आपको, कि स्लाइड में हमने बताया आपको कि ये देखिए आर क्या दिख रहा है आपको, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है परमानेंट फॉरेस्ट। तो ये याद रखिएगा दोनों चीज को मिला के। और सर परमानेंट फॉरेस्ट में यदि बात करें तो ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये मेंटेन करता है आपको किस पर्पज से, यहाँ पर टिम्बर एक लकड़ी होता है ना, और द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर टू द प्रोटेक्टिव रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज यहाँ पर मिलते हैं, टिम्बर भी मिलते हैं और भी बहुत सारे प्लांट से कुछ कुछ चीज मिलते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये परमानेंट जो फॉरेस्ट है ये सबसे ज्यादा किस राज्य में मिलता है मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा मिलता है 75% मिलता है टोटल फॉरेस्ट एरिया का, कहां पर, ये याद रखिएगा, ये आपको मिलता है कहां पर, देखिए ये एमपी में मिलता है, आप यदि यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो एमपी में मिलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको परमानेंट हाउ मतलब जो फॉरेस्ट है ये कितना परसेंटेज है एमपी में, सबसे ज्यादा है 75%, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फैक्ट भी बोला गया है, चलिए फैक्ट को भी थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इस चीज को भी देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड द उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड टू द महाराष्ट्र हैव टू द लार्ज परसेंटेज ऑफ टू द रिजर्व फॉरेस्ट एंड द टोटल फॉरेस्ट एरिया वेयर एज टू द बिहार, हरियाणा, पंजाब, है ना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान हैव टू द बल्क ऑफ इट्स ऑर्डर टू द प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। तो ये सब चीज ये आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक में। तो ये सब चीज तो फैक्ट है, बस देख लीजिएगा कहाँ पर क्या है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पहले ही ये सब चीज आगे सारी चीज बता दी आपको। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या है, ये टॉपिक का मतलब क्या है, ये चीज बताइए सर। देखिए इसको भी बता दें,
जैसा कि जानते हैं कि कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, है ना, समुदाय, कोई खास समुदाय, है ना। और कंजर्वेशन का मतलब तो आप जानते हैं संरक्षण करना, कोई भी चीज को बचाना। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी कितनी खूबसूरती से स्टार्ट किया है अपना, कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जिस कंजर्वेशन की आप हवाला देकर, जिस कंजर्वेशन के बारे में आप बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं कि कंजर्वेशन करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, किस चीज को भाई, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये कोई भारत का कोई नया आइडिया नहीं है। बात समझना, यदि आप ऐसे समझो कि आप यदि कहते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऑफ कोर्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आपको काम ही है पढ़ना। बात समझ रहे, नहीं पढ़ोगे तो करोगे क्या, समझना। अब यहां पर बोला जाता है कि कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, तो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी क्या है मेरे भाई, ये कोई न्यू आइडिया नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि क्यों बोलता है यहाँ पर कि ये नया कोई मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बोलता है कि वी ऑफ्टन इग्नोर दैन दैट इन इंडिया की फॉरेस्ट आर आल्सो द होम ऑफ टू द सम ऑफ टू द, ठीक है, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। मतलब बोलता है कि ये आप क्यों भूल जाते हैं। ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या बोला जाता है, कि बोला जाता है कि ये आप क्यों भूल जाते हैं हमेशा, ये आप क्यों भूल जाते हैं हमेशा, कि बोलता है कि वी ऑफ्टन इग्नोर दैट द इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो द होम ऑफ द सम ऑफ टू द ट्रेडिशनल कम्युनिटी। बोलता है कि ये आप क्यों भूल जाते हैं, कि आपको समझना चाहिए कि ये जो फॉरेस्ट है ना, ये किसी का घर भी है, ये फॉरेस्ट क्या है, किसी का घर भी है। बात समझ रहे हैं, तो ये आप मत भूलिए कि ये जंगल को बचाना है, बचाना ऑफकोर्स बचाना है, क्योंकि ये भाई किसी ना किसी का घर भी है, किसी खास कम्युनिटीज का। ये जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी होते हैं, कुछ संथाली लोग होते हैं, कुछ जो ट्राइब्स लोग होते हैं, भैया उसका घर होता है और घर को तो बचाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, तो ये कोई नया बात नहीं है। आप कभी भी जंगल को ये समझिए कि ये किसी का घर भी है। बात समझ रहे हैं, और ये किसी न किसी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का घर है। बोलता है इन सम एरियाज ऑफ द इंडिया, जैसे लोकल कम्युनिटीज आर टू द स्ट्रगल टू द कंजर्व दिस टू द हैबिट अलोंग विद टू द गवर्नमेंट ऑफिसर। अब बोलता है कि कुछ जो लोकल्स लोग होते हैं ना, लोकल्स लोग है ना, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ में मिलकर ये काम करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम जिस एरिया में रहते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पर भी हम लोग एक ट्राइब्स के हैं, हम लोग ट्राइब्स है, तो हम लोग सरकार के साथ मिलकर उस चीज को बचाने का काम करेंगे। सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं हुई, हमारी भी जिम्मेदारी। सर आप इतना क्यों कर रहे हैं, मतलब, है ना, बात समझिए। क्योंकि मुझे डर है भाई, क्योंकि हम किस पे डिपेंड है भैया, फॉरेस्ट पे डिपेंड है, क्योंकि मेरा जहां घर पड़ता है वो फॉरेस्ट के सामने पड़ता है, और उस फॉरेस्ट को ही यदि कोई उजाड़ दे तो फिर हम लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे भी डर है कि नहीं भाई, फॉरेस्ट रहना चाहिए, नहीं रहेगा फॉरेस्ट तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी तो ठीक है, मजा मार लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर कहाँ जाएंगे। बात समझिएगा, तो कहने का मतलब ये है कि रिकॉग्नाइज दैट टू द ओनली दिस विल द सिक्योर देयर द ऑन लॉन्ग टर्म। मैंने वही चीज बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए यदि उसको लिवलीहुड चाहिए, ठीक है, लाइवलीहुड चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस चीज को मतलब उसको जंगल बचाना ही पड़ेगा एनी हाउ। बात समझ रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी को यदि मतलब ये जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज लोग होते हैं, उन्हें उन्हें इस बात का पता होता है कि भैया जंगल नहीं रहा तो फिर हमारी पहचान छिल जाएगी, हमारा जो जीवन यापन है ना, जैसे लकड़ी चुनना, कुछ पत्ता चुनना, है ना। और जो ठेला पे आप लोग आजकल हमारे एरिया में तो गोलगप्पा जो है ना, वो पत्ता में भी खिलाया जाता है। बात समझ रहे हैं, बाकी आपके शहर में पता नहीं किस पे खिलाया जाता है, तो पत्ता, तो वो पत्ता भी कहाँ से आता है, वो भी फॉरेस्ट से आ रहा है। वो भी, और उस पत्ते को कौन बेच रहे हैं, वो पत्ते को ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के ही कुछ लोग बेच रहे हैं। बात समझना, दतवन बेच रहे हैं, तो ये सब जामुन बेच रहे हैं, तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये जंगल से ही आ रहा है। बात समझ रहे हैं, और उसके बदले में उसको कुछ पैसा मिलता है। अब जंगल ही नहीं मिलेगा तो उनका जीवन यापन खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो बोलता है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं सारिस्का अभियान है। ये सारिस्का अभियान में क्या है, टाइगर रिजर्व के बारे में, राजस्थान का। ये चीज हम आपको, चलिए पिक्चर्स दिखा के भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये चीज होता क्या है, इस चीज को हम पिक्चर्स दिखाते, देखिए। हाँ, ये चीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सारिस्का। सारिस्का जो है, ये रिजर्व जो है, ये राजस्थान का पड़ता है। होता क्या है यहाँ पर, ये चीज बता रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि सारे, मतलब आप पढ़ ही लीजिएगा एनसीईआरटी में, हम आपको पढ़ा भी देंगे अभी। तो यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर कुछ माइनिंग करने के लिए सरकार के आदमी आते हैं, माइनिंग करने के लिए। अब जैसा कि जानते हैं कि माइनिंग करने के लिए पेड़ को काटना पड़ता है। यहाँ के लोकल आदमी ही क्या करने लगे, पूरा मिलकर सरकार का विरोध कर दिया कि नहीं, पेड़ नहीं देंगे काटने के लिए। बात समझ में आ रहा है, पेड़ नहीं देंगे काटने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये सब चीज, मतलब जो सारिस्का जो है वहां पर फॉरेस्ट में मतलब माइनिंग का काम होना था, सरकार को वापस घुटना टेकना पड़ा और वापस जाना पड़ा। ठीक है, ये हम आपको बता दें। और दूसरा ही एक चीज और घटना बता रहे हैं राजस्थान का, ये सारे एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में एक राजस्थान में ही एक अलवर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 5 गांव मिलकर वो लोग क्या बोलता है, 1200 हेक्टेयर को क्या कर दिया, वो लोग एक सेंचुरीज में घोषित कर दिया कि एक सेंचुरी बनेगा। समझिए, मतलब इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो 5 गांव खुद मिलकर बोल रहा है कि नहीं भैया, हम लोग को जंगल बचाना है।
और इतना अच्छा से है, उसका अपना रूल एंड रेगुलेशन है, मतलब वो गांव वाले ही मिलकर सारे रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप, मतलब लोग भी इतना जागरूक हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ये राजस्थान का। चलिए एक बार ये चीज को जहां हमने बताया आपको, ये हम एक बार दिखा भी देते हैं आपको कि यहाँ पर कि ये चीज बात सही भी है या नहीं, है ना। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर ये चीज को एनसीईआरटी में भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर बोला गया है, देख लीजिए यहाँ पर बोलता है कि सारिस्का टाइगर रिजर्व, है ना, राजस्थान में, विलेजर्स हैव टू द फाउट अगेंस्ट टू द माइनिंग बाय टू द कटिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैंने बताया कि सरकार के कुछ आदमी आए थे माइनिंग के तहत कि पेड़ काटना है ना। बोलता है कि विलेजर्स देमसेल्फ आर टू द प्रोटेक्टिंग हैबिट्स एंड टू द एक्सपेक्टली रिजेक्टिंग टू द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। और सरकार से ही भाई लड़ लिए कि नहीं देंगे काटने के लिए, ये हमारा जमीन है, हमारा एरिया है, नहीं देंगे, इससे हमारे को लॉस है। और सरकार को फिर क्या करना पड़ा, घुटना टेकना पड़ा, और सरकार को फिर वापस जाना पड़ा कि ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं। अब वही से ही बता रहे थे मैं आपको कि 5 गांव मिलकर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर कि देखिए 5 विलेज जो है ना, यहाँ पर 5 विलेज आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 विलेज बोलता है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि कहां पड़ता है, राजस्थान। ये लोग क्या किए, 1200 हेक्टेयर को ना ये लोग क्या कर दिए, एक सेंचुरीज बना दिए, जिसका नाम क्या है, भैरवदेव डाकव सेंचुरी, भैरवदेव डाकव सेंचुरी, ये नाम दे दिए। और यहाँ पर अपना से ही ये लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर दिए कि भैया ये क्या है, सेंचुरीज है ना। सोचिए इतना बड़ा दिल वो लोग का कि 1200 हेक्टेयर लोग मतलब जो है जमीन को क्या कर दिया, भैरवदेव डाकिव सेंचुरीज जो है ये एक तरह के मतलब बना दिए। और यहाँ पर जो भी रूल एंड रेगुलेशन है आप यहाँ पर देखिए, बोलता है कि ऑन द सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ टू द हंटिंग। और भैया ये लोग क्या कर दिए, ये लोग बोल दिए कि भाई मेरा क्या होगा, हम लोग अपना एक रूल बनाएंगे, है ना, रूल्स और रेगुलेशंस मेरा रहेगा, कि ताकि कोई इसमें हंटिंग ना कर पाए, है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारे चीज को करने के लिए। अभी एक पिक्चर्स भी हम आपको दिखाए थे, जिसको जानते होंगे कि चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या है, मैंने बताया आपको कि हिमालय के क्षेत्र में चलाया गया है, और ओनली सक्सेसफुल रजिस्टर है टू द डिफॉरेस्टेशन सेवरल एरिया बट एज द आल्सो टू द सोन ऑफ टू द कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्टेशन विद टू द इंडिजिनियस स्पीसीज कैन बी द, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस चीज को आप देखिए, जो चिपको मूवमेंट था ये हिमालय के क्षेत्र पे बेसिकली ये चलाया गया था। इस चीज को भी आप यहाँ से भी समझ लीजिए, हमारा इस स्लाइड से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए सॉरी, एक मिनट रुक जाएंगे आप। हाँ हाँ, ये चीज आप देखिए, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट आप देख रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर पेड़ को नहीं काटने दिया जा रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, पेड़ नहीं काटने देंगे। अब यहाँ पर समझिए ये क्या है, बचाओ, बीज बचाओ आंदोलन क्या है, ये चीज को तो हम लोग समझेंगे। आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर बीज बचाओ के बाद कि हाँ, ये चिपको मूवमेंट के बारे में बता रहे थे। द फेमस चिपको मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये हिमालय के क्षेत्र में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए। बोलता है कि आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा कि बट हैज आल्सो सो इनटू द कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्टेशन विद टू द इंडिजिनस स्पीसीज। यहाँ पर क्या बोला जाता है, देखिए कि इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि स्थानीय लोग मिलकर अपने ही इलाके में पेड़ जो है वो लगाएं, लेकिन पेड़ कैसा लगाएं, देसी प्रजाति के लगाएं, ठीक है। क्योंकि वो देसी प्रजाति के पेड़ नहीं रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ दिन के बाद फिर क्या हो जाएंगे, वो देसी चीज हट जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि कंजर्वेशन मतलब होता है कि पुराना चीज को आप कंजर्व करके रखिए। बात समझ रहे भाई। अब बोलता है कि तो जंगल जाना बहुत ही ज्यादा, फिर क्या होगा, जंगल उगाना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा कि फॉरेस्ट बचा रहेगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर बोलता है ये अटेम्प्ट टू रिव्यू टू द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन। ट्रेडिशनल मतलब होता है पूरा पुराने तरीके से, और बोलता है कि अब लोग फिर से क्या करने रहेंगे, पुराने पारंपरिक तरीके से वो क्या नहीं रहे, अपनाने लगे हैं, है ना, वो कंजर्व करने के लिए। अच्छा, बोलता है कि और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली खेती के नए तरीके भी बना रहे, ये प्रयास अब भी काफी जगह पर फैल चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बोलता है इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ टू द वाइड स्प्रेड, ये फैल रहे हैं अब, है ना, हर लोग इसको अपना रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना। उसके बाद बोलता है कि फार्मर्स एंड टू द सिटीजन्स ग्रुप लाइक टू द बीज बचाओ आंदोलन, है ना, ये बहुत अच्छा अच्छी चीज है। अब हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, किसान हुए या आम लोग हुए, जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, एक बीज बचाओ आंदोलन जो है एक स्टार्ट किए हैं। ये बीज बचाओ आंदोलन क्या है, ये आप देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीज बचाओ आंदोलन, है ना, ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली कौन किया था, ये नाम आप देख पा रहे होंगे चेहरे पे, है ना, ये जो अंकल है इनका नाम है विजय जरधारी, है ना, ये विजय जरधारी साहब, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पूरा ये चीज क्या है,
तो देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये उत्तराखंड में विजय जरधारी जी हैं, जो आप देखिए टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। ये क्या कर पा रहे हैं आप इस फोटो में भी देखिए, यहाँ पर ये जो ट्रेडिशनल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल सीड्स है। इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ट्रेडिशनल सीड्स को, नहीं तो एक समय के बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बच जाएगा, पुराना चीज। ठीक है, तो यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बता दिए। चलिए इसको भी एनसीईआरटी में हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज है कि। तो ये चीज समझ में आ गया कि बीज बचाओ आंदोलन बता दिया हम आपको। ठीक है, अब इन इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अब यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो बोलता है कि हमारे इंडिया में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ना, क्लियर है यहाँ तक, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या है, JFM इसी को बोला जाता है। क्लियर, याद रखिएगा कि ये JFM क्या होता है। देखिए JFM कुछ नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बोलता है कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में JFM बोला जाता है। अच्छा, ये प्रोग्राम क्या है सर, ये बोलता है कि ये प्रोग्राम क्या है कि ये गुड एग्जांपल है इन्वॉल्विंग टू द लोकल कम्युनिटीज इनटू द मैनेजमेंट एंड टू द रिस्टोर टू द डिग्रेडेड। मतलब आप समझिए कि ये क्या है, एक तरह से इसको इजी वे में समझिए कि JFM एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सरकार क्या करती है कि लोकल कम्युनिटीज का हेल्प लेकर क्या करती है, इस चीज को बचाने का काम करती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या बता रहा था। ठीक है, अब यही चीज को थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर ये सही चीज बोला गया है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, एक बार टूर जाएंगे, हाँ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक मिनट, हाँ अब ये आप देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द प्रोग्राम हैज बीन टू द फॉर्मली एक्सिस्टेंस सिंस 1988। मतलब देखा जाए तो ये प्रोग्राम कब हुआ था, मतलब ऑफिशियली तौर पे देखा जाए तो ये 1988 में हुआ था। क्लियर यहाँ पर। अब इस चीज को भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो चलिए आपको इस स्लाइड से हम पढ़ा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये चीज यहाँ पर देखिए, द प्रोग्राम हैज बीन टू द, यहाँ पर बोलता है कि ये जो एक्सिस्टेंस हुआ था 1988 में, आधिकारिक रूप से ये शुरू हो गया था ये कार्यक्रम, जे और ये क्या बोलता है यहाँ पर, JFM है ना, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बोलता है कि व्हेन द स्टेट ऑफ द उड़ीसा पास ऑफ टू द फर्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ द ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बोलता है कि जब उड़ीसा राज्य ने सबसे पहले JFM के लिए क्या किया था, ये सरकारी फैसला लिया था, ये प्रस्ताव को पास किया था सबसे पहले। आपसे आएगा सवाल कहां पर, JFM कहां पर हुआ था, तो याद रखिए सारे एनसीईआरटी में हुआ वैसा ही लाइन दिया है। JFM जो है स्टार्ट हुआ था ओडिशा में, ओडिशा राज्य में सबसे पहले। और JFM डिपेंड्स ऑन टू द फॉर्मेशन ऑफ टू द लोकल विलेज एंड इंस्टीट्यूशन। मैंने पहले ही बता दिया कि JFM जो कार्यक्रम है ये गांव स्तर पर बनी संस्था और समितियों पर निर्भर करती है। यानी ये विलेज जो है ना, बिना गांव के आदमी को आप लिए हुए JFM को बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं करवा सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा ये फॉर्मेशन हुआ था लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन के साथ में, क्योंकि ये डिपेंड ही था उस पर। क्लियर है यहाँ तक, मैंने गांव के आदमी को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बोलता है कि दैट अंडरटेक टू द प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। मतलब ये जो संस्थाएं हैं ये क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली काम क्या कर रहे हैं सर, JFM बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं कि खराब हो चुके जंगलों की रक्षा और देखभाल करने का काम। यहाँ पे लिखा भी आप देख लीजिए, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड टू द लैंड मैनेजमेंट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जो जमीन बहुत खराब है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो जंगल जो खराब हो चुका है उस चीज को, और जो जंगल वन विभाग के अधीन होते हैं, मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन होते हैं, उसको बेसिकली ये देखने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट के साथ को लेते हुए चलते हैं। ठीक है, लोकल जो मतलब ये होते हैं ना, विलेजर्स होते हैं, उसके साथ मिलकर ये बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर ये जो लोकल जो लोग हैं, विलेजर्स है, इसको फायदा क्या होता है। अब देखिए फायदा क्या होता है, इसके बदले में इनको, इन कम्युनिटी को लोगों को क्या मिलता है, कुछ फायदे भी मतलब कुछ और राइट्स भी मिलते हैं। बात समझ रहे हैं, देख लीजिएगा, इन रिटर्न यहाँ पर बोला जाता है कि द मेंबर ऑफ दिस टू द कम्युनिटीज आर टू द एनेबल टू द इंटरमिनेटली अप टू द बेनिफिट। सर बेनिफिट क्या होते क्या है, बेसिकली ये बेनिफिट क्या होते हैं ये बता दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि इसको लकड़ी के अलावा मिलने वाले कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट है, लकड़ी तो मिलेंगे ही, आप जैसा कि जानते हैं कि फॉरेस्ट है, इनको कुछ डिस्काउंट मिलता है, इनको कुछ छूट मिलता है, जैसे फल हुआ, पत्ता हुआ, गोंद हुआ, शहद हुआ, है ना, ये सब चीजें नॉन टिम्बर प्रोडक्ट जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी जो है इनको मिलता है। बात समझ रहे हैं, मतलब कुछ चीज बेनिफिट मिलता है कि भैया इस चीज पे सबसे पहले आपका राइट्स होगा। बात समझ रहे हैं, और बाद में जो भी काटी गई होती है लकड़ी, उसमें भी इसका हिस्सा होता है। बात समझ रहे हैं, लिखा भी है कि एंड शेयर द टिम्बर ऑफ टू द हार्वेस्टेड, मतलब कुछ हिस्सा आपका बनेगा, जब लकड़ी कटेगा तो भी आपको मिलेगी, लेकिन आप हमारे साथ मिलकर, सरकार कहती है कि काम कीजिए लोकल विलेजर्स। ठीक है,
बाय टू द सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, जैसा कि जाते हैं कि यह सब जंगल की सही तरह से रक्षा करने पर मिलता है। द क्लियर लेसन ऑफ फ्रॉम द, बोलता है कि इससे क्या मिलता है, क्लियर लेसन क्या मिल रहा है, मतलब इससे भारत में सीख मिलने में क्या हो रहा है कि भारत में पर्यावरण का नुकसान और सुधार दोनों ही हमें एक तरह से एक स्पष्ट सीख मिल रही है। क्या मिल रही है सीख? द क्लियर लेसन आपको देखने को मिल रहा है कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। इससे क्या मिल रहा है कि एक तरफ तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब हमारा पर्यावरण जो है बहुत ज्यादा खराब भी हो रहा है, और फिर आप इसको क्या कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन इससे हो एक चीज तो समझ में आ गया है कि वो यह सीख मिलती है कि हर जगह पर स्थानीय लोगों को जरूर शामिल करना चाहिए। स्थानीय लोग को, जो लोकल लोग है उसको जरूर इसमें शामिल करना चाहिए। आप देख ली लिखा है इज दैट टू द लोकल कम्युनिटी एवरीवेयर हैड बी टू द इन्वॉल्व। आप दिख पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पर ये चीज। और इन सम काइंड ऑफ टू द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, खासकर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में, जैसा कि जंगल होता है, पानी होता है, जमीन होता है, ये सब चीज में करना चाहिए, ठीक है। बट देयर इज द स्टिल लॉन्ग वे टू गो, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। इस चीज को ये याद रखेगा कि बहुत ज्यादा अभी भी सुधार की जरूरत है। बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर टू द सेंटर स्टेज ऑफ द डिसीजन मेकिंग, ताकि फैसले लेने में अभी जो लोकल लोग हैं वो अभी बहुत अच्छा से फैसला नहीं ले पाते हैं। फैसला तो आज भी सरकार ही लेते हैं। तो क्या लोकल गवर्नमेंट, मतलब लोकल जो लोग हैं वो मतलब उस फैसले में लेने में क्या भागीदारी बन सकते हैं? बन तो सकते हैं, बट अभी बहुत दिल्ली दूर है। अभी बहुत टाइम लगेगा कि लोकल्स लोगों को भी उस भागीदारी में उसको बैठाया जाएगा, बात विचार किया जाएगा। बात समझ रहे? हालांकि दूर है। तो हमें केवल उन्हीं का विकास को अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट ओनली दोज, बोलता है कि इकोनॉमिक्स और टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है, जो लोगों के हित में हो। याद रखिएगा लिखा है दैट आर टू द पीपल एंटायर एनवायरमेंट फ्रेंडली इकोनॉमिकल एंड द रिवॉर्डिंग। तो समझ पा रहे, जो लोगों के हित में हो वही चीज हम लोग को अपनाना चाहिए, और पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। ये सारी चीज आपके एनसीईआरटी में बोला गया है। आप जैसा कि जान पा रहे होंगे, यहाँ पर सारे चीज लिखा गया है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया कम्युनिटीज आर टू द सेंटर स्टेज इन टू द डिसीजन मेकिंग, एक्सेप्ट ओनली दोज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट आर टू द पीपल, है ना। पीपल जो है, पीपल के इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। ये चीज आप समझ गए होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज हम आपको पढ़ा दिए। अब बहुत अच्छे से एक बार ये समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या इस नेचर को भी भगवान के तौर पे भी कुछ लोग मानते हैं क्या? तो हाँ, बोलते हैं कि नेचर जो है ना, नेचर है ना, नेचर को आप देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है यहाँ पर, यहाँ चीज कि नेचर जो है ना, नेचर, इसको एक भगवान का भी दर्जा दिया गया है। नेचर को कैसे भगवान का दर्जा दिया गया? देखिए, नेचर को एक वर्शिप का दर्जा दिया है। जैसा कि जानते हैं कि ओल्ड ट्रेडिशनल बिलीफ हम लोग का माना जाता है कि हमारे धर्म, मतलब जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो कुछ लोग जो है इस पेड़ को भगवान का भी दर्जा दिया जाता है। जैसे आप देखिए, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो हम लोग हिंदू धर्म में क्या होता है कि गाड़ी को भी एक भगवान का दर्जा दिया जाता है विश्वकर्मा पूजा में, है ना। तो उसी तरह से पेड़ को भी भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, आप जैसा कि जानते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे आपको इसको बात को प्रूव करने के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज बोला गया है कि यहाँ पर देखिए कि सर्टेन सोसाइटीज वेयर टू द पर्टिकुलर, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि द मुंडास, देख रहे हैं कि कुछ जो सोसाइटीज होते हैं, कुछ मतलब जो हमारे समाज के मतलब जो कुछ लोग होते हैं, वो इनको बहुत ज्यादा मतलब भगवान का दर्जा देते हैं। आप यहाँ पर देखिए लिखा है मुंडास एंड टू द संथाल, है ना, जो कि छोटा नागपुर रीजन का एरिया पड़ता है। आप देखिए छोटा नागपुर रीजन का, ये जो झारखंड या जमशेदपुर वाला सब एरिया है, ठीक है, ये याद रखेगा। ये वर्शिप करते हैं महुआ वाला पेड़ का, महुआ जो पेड़ होते हैं उनका पूजा करते हैं। बात समझ रहे? जिस चीज को हम लोग नहीं समझते हैं उस चीज को पूजा करते हैं। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। और जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर कदम्बा एक ट्री है, जहाँ पर ये जो है आपका ये सब जो है ट्रेवल्स टू द ओडिशा एंड द बिहार वर्शिप, है ना। तो ये चीज भी आपको समझ पा रहे होंगे कि कर्नाटक के जो लोग हैं ये एक पेड़ को जो है पूजा करते हैं। ओडिशा एंड द बिहार वर्शिप अप टू द, ठीक है, ये सब भी कुछ पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार के लोग जो पूजा करते हैं वो मैंगो का पूजा करते हैं। और बोलता है कि मैंगो के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए टर्मरिक नहीं, इमली को क्या तो बोलते हैं यहाँ पर देखिए, मैंगो ट्रीज एंड ड्यूरिंग द वेडिंग, है ना। हाँ, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में भी क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा जब करते हैं, मतलब उनका शादी जब हो रहा होता है तो एक रस्म होता है कि आम के पेड़ के पास जाना, है ना। कुछ होता होगा फंक्शन या रस्म होता होगा तो वहां पे भी जाते हैं। अब ये क्यों जाते हैं ये तो आप जान ही गए होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बोले यदि जानवर का जिक्र करें, जानवर का, ये तो हम अभी आपको प्लांट का बता रहे थे कि बिहार वर्शिप टू द, है ना। यहाँ पर देखा, यहाँ पे लिखा है ना, इमली के पेड़ को भी यहाँ पर किया जाता है। ये सब साइंटिफिक नेम लिखा है, ट्रीज ड्यूरिंग द वेडिंग टू मैनी अस टू द पीपल्स एंड टू द बनियान ट्री आर टू द कंसिडर। वट सावित्री में भी आप जानते होंगे, वट सावित्री में भी लोग जाते हैं और
मतलब पेड़ को मतलब भगवान का एक दर्जा देते हैं। तो बात समझ रहे हैं। अब तो ये तो हम आपको बता रहे थे फ्लोरा, लेकिन फौना के बारे में बताइए सर। फौना मतलब जो होता है जानवर, क्या जानवर को भी एक भगवान का दर्जा दिया गया है? हाँ, कैसे दिया गया अब देखिए। बोलता है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे, मैंने बताया कि आपको बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल लोग भी कुछ रहते हैं, और आप बहुत सारे, आप जब कभी जाएंगे घूमने उमने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे माउंटेन पीक प्लांट्स एंड टू द एनिमल्स वेयर टू द क्लोजली टू प्रोटेक्टेड, लोग उसको बहुत ज्यादा क्लोज करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो टूरिस्ट प्लेस भी होता है, वो लोग आते हैं उसको देखने के लिए। आप यहाँ पर देखिए बहुत सारा बोलता है कि आप बहुत बार एक ट्रूप्स देखे होंगे बंदर का, है ना, लंगूर का, अराउंड द मेनी टेम्पल्स, आपके मंदिर के अलावा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस मंकी को या फिर उस चीज को हम लोग एक भगवान से दर्जा दे देते हैं, हनुमान जी के साथ। तो उसको भी एक भगवान का दर्जा गया है। तो ये समझ रहे हैं आप कि इस वजह से भी हम लोग, जैसे आप एक चूहा है, चूहा को हम लोग भी गणेश जी का सवारी मान लेते हैं, हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि दे आर टू द फेड डेली एंड टू द ट्रीट एज टू द पार्ट ऑफ टू द टेम्पल। ठीक है डिवोट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो जाते हैं और डेली उनको कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कुछ खिलाने का काम करते हैं। मतलब ये एक तरह से क्या बताया जा रहा है कि हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। बात समझ रहे हैं, इसीलिए बंदर को नहीं मारना चाहिए, ये चीज बताया जा रहा है। और मैं एक पिक्चर अभी सारे चीज दिखाऊंगा, ये अभी ये चीज याद रखिएगा कि एक चीज तो बहुत ज्यादा फेमस है, आप शायद बहुत बार एक कम्युनिटीज का नाम जरूर सुने होंगे, ये बिश्नोई विलेज का, बिश्नोई समाज, बिश्नोई जो कम्युनिटीज के लोग हैं, ये बहुत ही ज्यादा मतलब जानवर को ना बहुत अपने करीब रखते हैं। जैसे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, वैसे ये लोग जो है जानवर को भी अपना दूध पिलाते हैं। ये आपको बिलीव नहीं हो रहा है, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, रुक जाइए, है ना, समझ पा रहा है। तो बिश्नोई विलेज ये राजस्थान के हैं। ये लोग क्या करते हैं, ब्लैक बक को, जिसका नाम चिंकारा भी है, जैसे हमने आपको बताया भी था, ये नील, ठीक है, नील गाय एंड टू द पीकॉक कैन बी द सीन एज टू द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, ये अलग अलग जानवर है जो अलग अलग कम्युनिटीज के होते हैं। चलिए हम आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा बिलीव हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बताया आपको कि बहुत सारे जानवर को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर फोटो देख लीजिए। हमारे संथाली भाई जो है ये बहुत ही ज्यादा पूजा करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आंटी जी को देखिए क्या कर रही है, पता नहीं, इधर कुछ देख रही है, झांक रही है। लेकिन आप वट सावित्री में भी इसका कुछ ना कुछ काम होता है, आप देखते ही यहाँ पर वट सावित्री में जाके पता नहीं क्या काम होता है, लेकिन भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो पेड़ को इसलिए भी नहीं काटना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है, पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज आप देखिएगा। आपके ट्राइब्स जो है भाईजान, ये ट्राइब्स भाई लोग क्या करते हैं, अपना पेड़ को मतलब बहुत संरक्षित करके रखते हैं। अब जो हम आपको और एक पिक्चर्स यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, पेड़ को भी हम लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, नारियल उरियल से बांधते हैं। आप कहीं मंदिर उंदिर में भी गए होंगे तो इस तरह का आप देखे होंगे, तो थोड़ा भगवान का दर्जा देते हैं। अब हम जो आपको ये पिक्चर दिखाने वाले हैं, ये पिक्चर्स आप देखिए, शायद आपका ये पता चलेगा। ये चीज आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, ये बिश्नोई समाज के मतलब जो है रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पिक्चर जो दिखाया गया, बहुत ही मतलब ये पिक्चर बहुत कुछ बयां करती है कि एक तरफ देखिए कि ये जो है मिल्क फीडिंग अपने बच्चों को भी करवा रही है और जानवर को भी करवा रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं चिंकाना, समझ रहे हैं, हिरन। और यही हिरन को मारने का काम कौन किया था, आप इनको समझ रहे हैं, सलमान खान को। ठीक है, और इन्हीं पे बाकी इनको तो पहचानते ही होंगे, आजकल बहुत चर्चा में रह रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए बिश्नोई समाज जो है, बिश्नोई समाज इस सलमान खान के मतलब पीछे पड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो बिश्नोई आपके एनसीईआरटी में भी जिक्र हुआ है, ये याद रखिएगा। बिश्नोई समाज ये जानवर को बहुत प्यार करते हैं। कौन सा जानवर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसी केस में ही बेचारा फंसा हुआ है। ठीक है, पता नहीं इसको कब से, ये आदमी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी चलिए, आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर अलग चैप्टर जो है इसका जिक्र करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।